वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम इम्पैक्ट ऑफ एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या होता है उस पर बात करेंगे। फिर खास तौर पर करेक्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट प्रॉफिट पर। फिर रिवाइज प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करना है। और करेक्टिंग एंट्रीज का जो इम्पैक्ट है वो अदर लाइन आइटम्स पर जैसे नॉन करंट एसेट्स और अदरवाइज उन पर कैसे हमने कंसीडर करना है उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट। तो इम्पैक्ट ऑफ एरर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है वो ये है कि इम्पैक्ट ऑफ एरर मटेरियल भी हो सकता है और इमटेरियल भी हो सकता है, लेकिन इस वजह से इसके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि इमटेरियल एरर्स हों और आप उन्हें इग्नोर कर दें, बट स्टिल पहले आपको क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा कि वो मटेरियल हैं या इमटेरियल है। और इसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप अमाउंट निकालते हैं कि अगर एरर को करेक्ट नहीं करेंगे तो क्या अमाउंट होगी और अगर अमाउंट करेक्ट कर देंगे तो फिर क्या अमाउंट होगी। सेम इम्पैक्ट जो है वो करेक्टिंग जो हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उनके डेबिट एंड क्रेडिट आइटम पर देखकर फौरन क्वांटिफाई किया जा सकता है। ज़्यादा जो कॉमन एनालिसिस है कि करेक्शन का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर और नॉन करंट एसेट्स पर कंसीडर किया जाता है। इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज ऑन प्रॉफिट के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम जरा जहन में रखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एरर रिपोर्टेड प्रॉफिट पर भी हमें पता होना चाहिए और इसी तरह करेक्टिंग का जो इफेक्ट है रिपोर्टेड प्रॉफिट पर वो भी पता होना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ पॉइंट्स जो रेलिवेंट हैं वो ये हैं कि जो इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तमाम नॉमिनल अकाउंट्स के क्रेडिट होने पर, क्योंकि हम कहते हैं कि क्रेडिट कब होता है इनकम या एक्सपेंस। इनकम तब क्रेडिट होती है जब इनकम इंक्रीज होती है और इनकम के इंक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्सपेंस कब क्रेडिट होता है। एक्सपेंस तब क्रेडिट होता है जब एक्सपेंस कम हो जाता है और एक्सपेंस के कम होने से भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट जो भी है वो उसकी नेचर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका रूल जरा यहां ले लेते हैं कि आप कहते हैं कि एक्सपेंस कब डेबिट होता है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है और एक्सपेंस के इंक्रीज होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। या इनकम कब डेबिट होती है, जब इनकम डिक्रीज होती है और इनकम के कम होने से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो सिंपली अगर नॉमिनल अकाउंट्स यानी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और डेबिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट पर भी सेम लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है इंक्रीज और डिक्रीज का, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पर जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ तब आएगा जब वो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हों जिनका ताल्लुक रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल से है, क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल से ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। बाकी इसमें जो क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारा फोकस जो है वो सिर्फ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स पर होगा और बाकी आइटम्स की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हम सामने ले रहे हैं कि ये लेट्स से कि हमने करेक्टिंग एंट्रीज पास की और हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इनकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रूल्स को अगर अंडरस्टैंड करें तो हम ये कह रहे हैं, सिंपल रूल जो आपने जहन में रखना है वो कि डेबिट का मतलब है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट्स का। तो इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट कम होगा और क्रेडिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रखें कि अगर चेंज सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में है तो ग्रॉस प्रॉफिट पर भी इफेक्ट होगा और नेट प्रॉफिट पर भी इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इम्पैक्ट अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट पर है यानी वो लाइन आइटम्स जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखे जाते हैं तो उनसे सिर्फ नेट प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा।
तो इसको अगर यहाँ पर हम देखें तो जितने भी हमारे पास आइटम हैं उनको इस रूल के मुताबिक ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। तो जितने भी डेबिट आइटम हैं वो माइनस करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, और जितने भी क्रेडिट आइटम हैं उनसे प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए उसमें आप देखें प्लस का इफेक्ट आ रहा है। फिर आप नोटिस करें कि ये जो सेलिंग कॉस्ट हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स से रेलिवेंट नहीं है। इसी तरह जो ऑफिस रिपेयर्स हैं ये एडमिन एक्सपेंस हैं, तो इससे सिर्फ नेट प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है। बाकी जो हमारे पास अकाउंट थे जैसे सेल रिटर्न है तो ये रेवेन्यू का पार्ट बनेगी, परचेज रिटर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड होगी, सेल्स इट सेल्फ रेवेन्यू है, परचेजेस जब क्रेडिट हो रही हैं या डेबिट हो रही हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को अफेक्ट करेंगी, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को अफेक्ट करेंगी। तो जहाँ पे भी रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स अफेक्ट हो रही है वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, और जहाँ पर इसके अलावा आइटम अफेक्ट हो रहा है इनकम और एक्सपेंस का वहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा। और डेबिट्स का मतलब है सिंपली प्रॉफिट कम होगा और क्रेडिट्स का मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल आपने ध्यान में रखने हैं। रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो बाज़ क्वेश्चन की जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जी रिपोर्टेड प्रॉफिट आपको दे दिया जाता है कि जी कुछ ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया लेकिन कुछ एरर्स हैं, आप इन एरर्स को जो है कि करेक्शन कर दें और ये आप ये बता दें कि करेक्शन के बाद प्रॉफिट क्या होगा। उसमें बाज़ जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है और बाज़ जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती साथ। समटाइम्स डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि जी करेक्टेड प्रॉफिट की फिगर बताएं, समटाइम्स ये कहा जाता है कि पहले जर्नल एंट्रीज पास करें करेक्टिंग की, रेक्टिफिकेशन की, और उसके बाद बताएं कि प्रॉफिट क्या होगा। जहाँ पे एंट्रीज पूछ ली जाती हैं वहाँ पे काम आसान हो जाता है कि यानी एंट्रीज जब आप पास कर लेते हैं तो उसकी बेस पर प्लस और माइनस देखना काफ़ी इम्पैक्टफुल आसान है, क्योंकि जो डेबिट हो रहा होगा आइटम उससे हम देख लेंगे कि प्रॉफिट कम होगा और जो क्रेडिट हो रहा होगा इनकम और एक्सपेंस उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बुक कीपर ने एरर के अंदर रिकॉर्ड कर दिया द परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट एज ₹36,000 व्हेन इट शुड हैव बीन 360,000। तो ये जो डिफरेंस है 324,000 से उसने कम रिकॉर्ड कर दिया। अब ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो है आपका 2560,000 फॉर द पीरियड वाज कैलकुलेटेड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एरर, यानी एरर मिलने से पहले का प्रॉफिट है। दिस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, 3600। जाहिर बात है कि अगर ये एरर ना हुआ होता तो आप 36,000 पे 10% ले रहे हैं तो 3600 है, अदरवाइज आप 36,000 की डेप्रिसिएशन ले रहे होते अगर आप करेक्ट फिगर पे कैलकुलेट करते। 360,000 का 10% 36,000 होता। तो करेक्ट फिगर फॉर प्रॉफिट क्या होगी? देखिए इसमें बेसिकली आंसर की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ड्राफ्ट प्रॉफिट ले लेना है। अब अगर हम वैसे देखें तो एसेट को बढ़ाने से तो प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसेट को आप बढ़ा देते हैं उससे तो आपका एसेट डेबिट होगा लेकिन प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एसेट को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपने एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाना है। जब आप डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन में जो चेंज है वो 32,400 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के इंक्रीज होने से आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो एडजस्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ड्राफ्ट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें करेक्टिंग एंट्रीज तो दो होनी थी, एक एसेट को करेक्ट करना और दूसरा डेप्रिसिएशन को, लेकिन प्रॉफिट पर इफेक्ट सिर्फ डेप्रिसिएशन का था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा कि बुक कीपर इन एरर रिकॉर्डेड द ₹60,000 परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एज रिपेयर एंड मेंटेन। तो एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड कर दिया। ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है वो 300,000 का है फॉर द पीरियड वाज कैलकुलेटेड बिफोर डिस्कवरी ऑफ एरर। डेप्रिसिएशन मशीनरी 20% कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है फॉर फुल ईयर। तो करेक्ट फिगर फॉर प्रॉफिट क्या होगी? तो यहाँ पर भी आप ये देखें कि पहले तो आप दो बेसिकली अगर एंट्री के हिसाब से करें, एक तो हमें प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को खत्म करना है। फिर इस पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो बनती है 12,000। और डेप्रिसिएशन क्योंकि जब आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे, पहले एसेट रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, अब आपने एसेट रिकॉर्ड किया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर देंगे।
सो आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो 300,000 है। रिपेयर एक्सपेंस, ये देखें ये प्रॉफिट और लॉस का आइटम है, ये क्रेडिट होगा तो आपका प्रॉफिट 60,000 से बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये डेबिट होगा तो डेबिट की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और फिर आपका जो करेक्टेड प्रॉफिट है वो 348,000 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें बाज़ औक़ात अदर लाइन आइटम्स पर भी कंसीडर करना होता है। फॉर एग्जांपल जो एसेट्स हैं वो जब डेबिट होते हैं तो इसका मतलब है इंक्रीज होंगे, और जब क्रेडिट हो रहे होंगे तो डिक्रीज होंगे। लाइबिलिटीज़ के लिए रूल जो है वो इसका अपोजिट है कि लाइबिलिटीज़ डेबिट होने का मतलब है डिक्रीज होंगी, और क्रेडिट होने का मतलब है कि इंक्रीज होंगी। तो सिमिलर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बुक कीपर इन एरर ने जो है रिकॉर्ड कर दिया परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट 36,000 के बजाय, बल्कि 360,000 के बजाय 36,000, तो 324,000 का यहाँ पर इम्पैक्ट था कि कम रिकॉर्ड किया हुआ था। और नॉन करंट एसेट जो हैं वो 1.9 मिलियन के फॉर द पीरियड कैलकुलेट हुए हैं डिस्कवरी ऑफ एरर से पहले। इसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है 3600 की, और बेसिकली आपको अपने एसेट को $36,000 से बढ़ाकर 360,000 पर लेकर जाना है। तो एसेट को 324,000 पे लेंगे, फिर आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की 3600, जबकि 10% डेप्रिसिएशन 360,000 पे बनती 36,000। तो एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी 32,400 से। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि करेक्ट फिगर फॉर नॉन करंट एसेट बताएं। तो हम बताएंगे कि जी पहले जो आपके एसेट्स हैं जो गिवन हैं वो 1.9 मिलियन के हैं, एसेट का इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट बढ़ जाएंगे, और फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे एक्स्ट्रा तो उसकी वजह से एसेट कम हो जाएंगे। तो करेक्टेड नॉन करंट एसेट की जो फिगर है वो 2191600 की शो होगी। तो ये इम्पैक्ट जो है हमें एग्जाम में कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि एरर क्या हुआ है और करेक्टिंग एंट्री अब क्या बनेगी, और उसकी बेस पर आप उसका इम्पैक्ट किसी भी आइटम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।